हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग ट्यूब। आज हम करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ। द हमारा जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर जो होता है वो अर्थ का जो लैंड होता है उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। वो कई प्लेट्स में टूटा हुआ है जिसको कि हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each. ये जो प्लेट्स हैं वो हमेशा थोड़े धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, बहुत कुछ, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। हर साल बस कुछ मिलीमीटर्स ये मूव करते हैं, बट मूव ये लोग रेगुलर करते रहते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है उसका जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से होता है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। जो मोल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर है वो एक सर्कुलर मैनर में घूमता है, जिसकी वजह से कि अर्थ पर मूवमेंट्स होती हैं। द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और अर्थ की सरफेस पे इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से बहुत से चेंजेस आते हैं। The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. अर्थ की जो मूवमेंट है वो जो फोर्स जिसकी वजह से वो मूवमेंट हो रही है उसके ऊपर डिवाइडेड है, उसके बेसिस पे डिवाइडेड है। The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces. जो forces अर्थ के अंदर होती हैं, जो अंदर अर्थ के अंदर काम करती है, उन फोर्सेस को हम लोग कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। और जो फोर्सेस जो कि अर्थ की सरफेस पे काम करती है उनको एक्सोजेनिक कहते हैं। एंडो एंड एक्सो, एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड, इसलिए एंडोजेनिक मतलब अर्थ के अंदर जो होता है, एक्सोजेनिक अर्थ के सरफेस पे जो होता है। यहाँ पे हमारे को एक चार्ट दिया हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, earth movements. There are two types of earth movements: endogenic forces and exogenic forces. Endogenic again can be classified into sudden forces and diastrophic forces. Sudden forces में आते हैं earthquake, volcano, landslides, and diastrophic forces में आते हैं building mountains. जो mountains बन रहे होते हैं उनको endogenic forces की वजह से अर्थ में मूवमेंट आती है। एक्सोजेनिक में होता है इरोजनल और डिपोजिशनल जो अर्थ मूवमेंट होते हैं वो, और इसमें आते हैं रिवर्स, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। यहाँ पर हमारे को ग्लॉसरी दी हुई है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड irregularly shaped plates, slabs, which carry continents and ocean floor. अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें कई सारे बड़े और कुछ छोटे रिजिड और इरेगुलर शेप के प्लेट्स हैं जिनको कि हम लोग स्लैब्स भी कहते हैं, जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर्स हैं। Endogenic forces sometimes produce sudden movements and at other times produce slow movements. एंडोजेनिक फोर्सेस में कभी सडन मूवमेंट होता है तो कभी स्लो मूवमेंट्स होते हैं। सडन मूवमेंट्स में अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज होते हैं जिसमें कि मास डिस्ट्रक्शन होता है अर्थ की सरफेस पे। अ वोल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। वोल्केनो जो होता है वो एक वेंट होता है या एक ओपनिंग होता है अर्थ की क्रस्ट पर, जिसके थ्रू मोल्टन मैग्मा जो कि अर्थ के इनसाइड में है, अंदर है, वो बाहर आता है। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है वोल्केनो का। इसमें आपके पास यहाँ पे दिख रहा है आपको मैग्मा चैम्बर, ये रेड कलर में है, येलो कलर में जो है वो क्रस्ट है और ब्राउन कलर में मैंटल है, और ये जो आपका है ये आपके जो वोल्केनो है वो है ब्लैक एंड ग्रे में। उसके बाद फिर ये जो लाइन जो आपको दिख रहा है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ये वेंट है, और ये जो बाहर की तरफ से निकल रहा है ये लावा है, और फिर ऊपर की तरफ में जो है वो क्रेटर है, और ये जो बाहर हमारे धुआं निकल रहा है वो गैसेस हैं और ऐश है। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates.
वैसे ही जब अर्थ की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, अर्थ का सरफेस वाइब्रेट होता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ। ये जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरे अर्थ में ट्रैवल कर सकते हैं। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। इन वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक कहा जाता है। उसके बाद है हमारा द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ। ये जो वाइब्रेशंस है वो पूरे अर्थ में ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। इसलिए जो प्लेस होता है क्रस्ट का जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है उसको फोकस कहा जाता है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। जो फोकस के जस्ट ऊपर जो सरफेस होता है अर्थ का उसको एपिसेंटर कहते हैं। वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। और ये जो वाइब्रेशन है वो एपिसेंटर के बाहर वेव्स की तरह जाते हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ग्रेटेस्ट डैमेज जो होता है वो यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर होता है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। और जो अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ होता है वो एपिसेंटर से जितना दूर जाएगा उतना उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। यहाँ पे हमारे को वर्ड ओरिजिन दिया हुआ है एंडो एंड एक्सो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड, प्लस जेनिक। जेनिक मतलब ओरिजिन। सो inside the origin is endogenic, outside the origin is exogenic. Now do you know there are 3 types of earthquake waves? हमारे को 3 टाइप के earthquake के waves के बारे में पता है। फर्स्ट वन इज P waves और longitudinal waves, S waves और transverse waves, L waves और surface waves। यहाँ पे आपको एक खुद का काम भी दिया हुआ है करने के लिए। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेव्स फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया। Origin of an earthquake. Focus. This is where the earthquake occurs. It is the origin of the seismic waves. ये जो सर्कल में आपको दिखाया है ये फोकस है। एपिसेंटर जो फोकस के जस्ट ऊपर में है वो एपिसेंटर है। और ये जो सीस्मिक वेव रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन ये दिखाया जा रहा है। हर साइड में जो सीस्मिक वेव की रेडिएशन है वो जा रही है। और ये जो प्लेट है ये प्लेट बाउंड्री है, मतलब ये प्लेट्स हिले हैं। Origin of the earthquake. Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. हालांकि earthquake के जो impact है उसको कम नहीं किया जा सकता, बट हम लोग पहले से तैयार रह सकते हैं। Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior. Fish in the pond get agitated. Snakes come to the surface. कुछ कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन के जो मेथड हैं जो कि जो लोकल लोग हैं वो यूज़ करते हैं। लोकल्स जो हैं वो कई अलग अलग प्रेडिक्शन मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि एनिमल के जो बिहेवियर है उसको स्टडी करना। फॉर एग्जांपल फ़िश जो है पॉन्ड्स में वो अजीब बिहेव करने लगती हैं। दे बिहेव नॉट लाइक यूजुअल, दे बिहेव अनयूजुअली। स्नेक्स कम टू द सरफेस। स्नेक्स जो होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। डिस्ट्रक्शन कॉज बाय एन अर्थक्वेक एट भुज। यहाँ पे आपको एक भुज में जो अर्थक्वेक आया था उसका डिस्ट्रक्शन जो कॉज हुआ था उसका एक इमेज दिखाया हुआ है। अर्थक्वेक अ केस स्टडी। यहाँ पे भुज में जो अर्थक्वेक आया था उसका केस स्टडी करा हुआ है। A massive earthquake measuring 6.9 on the Richter scale hit Bhuj town on 26 January 2001. 26 जनवरी 2001 को earthquake आया था भुज में 6.9 रिक्टर स्केल का। सेकेंड है पॉइंट इसमें लिखा हुआ स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड। स्कूल्स में सबसे बुरे हालात हुए थे। At least 971 students and 31 teachers are featured to have lost their lives following the collapse of school building. Around 971 students or 31 teachers
जो थे उनको अपने जान के खोने का डर था। वो मतलब ऑलमोस्ट उनकी जान जा चुकी थी। भुज रिलीफ एफर्ट लाइटेड। थर्ड पॉइंट हमारा है कि भुज में जो रिलीफ एफर्ट्स जो थे वो बढ़े। 3 days आफ्टर द क्वेक, concern rose about food, blankets and medical supplies not reaching everyone. 3 दिन बाद, अर्थक्वेक के 3 दिन बाद ये मुसीबतें आई कि भुज में खाना, पानी और गर्म कंबल, चादर, ब्लैंकेट्स नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि जनवरी का महीना था और जनवरी में बहुत ठंड होती है, इसलिए लोगों को ब्लैंकेट्स भी चाहिए थे जो कि सबके पास नहीं मिल पा रहे थे। फोर्थ इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज। भुज में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, भुज में हमारे बहुत नुकसान हुआ था। फ़ोन लाइंस, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशंस लाइन वर नॉक्ड आउट। फ़ोन लाइंस नहीं थे, पानी की लाइंस नहीं थी, पावर नहीं था, लाइन, ये सारे जो थे वो बंद हो चुके थे। फिफ्थ इज़ फायर इन द सिटी। हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवरटर्न्ड। कई जगहों पर आग भी लग गई थी, क्योंकि कई हिलने पे पेड़ भी गिरे थे तो उनसे भी हीट हुआ था, चारकोल से हुआ था, कई कुकर्स ओवरटर्न्ड हो गए थे। एमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन। सिक्स्थ है, क्वेक जोन में एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। प्रेसिडेंट ने जो अर्थक्वेक का जो जोन था उसमें एमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। सेवेंथ इज CM अपील्स टू द सेंटर। चीफ मिनिस्टर ने सेंटर को अपील किया। सेंटर मतलब जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको। गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प। गुजरात ने फाइनेंशियल हेल्प की अपील की। चीफ मिनिस्टर गुजरात के, उन्होंने एक अपील की सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डिज़ास्टर से डील करने में उनकी हेल्प करें। डू यू नो, देखते हैं। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सीस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को एक मशीन आती है जिसको हम लोग सीस्मोग्राफ कहते हैं, उससे मेजर किया जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। और जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है उसको रिक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। एक अर्थक्वेक 2.0 या उससे कम का बस थोड़ा सा ही फील किया जा सकता है, मतलब वो बस माइल्ड अर्थक्वेक्स होते हैं। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। जो 5.0 या उससे ज़्यादा के जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनको हम लोग मीडियम अर्थक्वेक, मतलब जो उनमें ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हो सकता है, डैमेज हो सकता है, वो बस चीज़ों के गिरने से हो सकता है। 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज़ कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। 6.0 से ऊपर का अगर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और अर्थक्वेक जो भुज में आया था वो 6.9 का था। और 7.0 इज़ क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। मतलब हम लोग 6.9 की अर्थक्वेक को भी अगर हम लोग राउंड ऑफ करके देखें तो वो 7.0 ही हुआ, मतलब उसको भी हम लोग एक मेजर अर्थक्वेक कह सकते हैं। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। सेफ स्पॉट इज किचन के काउंटर के नीचे, टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे, अगेंस्ट एन और इनसाइड कॉर्नर और अ वॉल। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, windows that shatter included mirrors and picture frames। जो विंडोज़ हिलती हैं, जिनमें शैटर होता है, उनसे दूर रहें। फायर प्लेसेस से दूर रहें। चिमनी के जो पास के एरियाज़ हैं उनसे दूर रहें। मिरर्स से दूर रहें। पिक्चर फ्रेम से दूर रहें। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली। आपको सभी में, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में अवेयरनेस फैलाना होगा, अवेयरनेस स्प्रेड करना होगा अर्थक्वेक को लेकर, ताकि आप किसी भी डिज़ास्टर को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकें। मेजर लैंडफॉर्म्स, द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली worn away by 2 processes, weathering and erosion।
लैंडस्केप जो हैं वो कंटिन्यूसली वॉर्न अवे हो रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके बाई दो प्रोसेसेस से, एक है वेदरिंग और एक है इरोजन. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. The eroded material is carried away by transported by water, wind etc. वेदरिंग जो है वो रॉक के जो ब्रेक होता है, जो रॉक्स अर्थ की सरफेस पे जो ब्रेक होते हैं उसको कहा जाता है. और इरोजन जो होता है वो जो पानी, हवा और आइस से जो इरोड होके चले जाते हैं लैंडस्केप से, उसको इरोजन कहते हैं. द इरोडेड मटेरियल जो होते हैं, इरोड हो चुके होते हैं, वो पानी, हवा, इन सब चीज़ों से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और इवेंचुअली डिपॉजिट हो जाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और इसी प्रोसेस जो कि इरोजन एंड डिपोजिशन है, उसकी वजह से अर्थ की सरफेस पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं. वर्क ऑफ अ रिवर. द रनिंग वाटर इन द रिवर erodes the landscape when the river tumbles at the steep angle over very hard rocks or down a steep valley side it forms a waterfall. जो पानी, बहता हुआ पानी होता है रिवर्स में, वो कई लैंडस्केप्स को इरोड करते हुए जाता है. और जब रिवर जो होता है वो किसी स्टीप एंगल पे टम्बल करता है, मतलब टेढ़ा होता है, या किसी रॉक पे हिट करता है, बहुत हार्ड हिट करता है, और उससे फ्लो होके फिर जाता है, तो वो एक स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल. एक स्टीप वैली के साइड पे जाता है तो वो एक वाटरफॉल फॉर्म करता है. यहाँ पे आपको लिखा है हार्ड रॉक, सॉफ्टर रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर. और यहाँ से स्टीप वैली से होते हुए हमारा वाटरफॉल बन रहा है. डू यू नो, देखते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड में हज़ारों छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं. द हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला. जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो एंजल फॉल है वेनेजुएला का, साउथ अमेरिका में है. जो कई और फेमस वाटरफॉल्स हैं. नियाग्रा फॉल्स जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है, नॉर्थ अमेरिका में. एंड विक्टोरिया फॉल्स जो कि ज़ाम्बिया में है, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है, अफ्रीका में. यहाँ पे नियाग्रा फॉल्स की आपको एक इमेज दिखाई हुई है. As river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. और जब जो रिवर होता है वो प्लेन में आता है, प्लेन्स में एंटर करता है, तो वो कहीं घूम के और ट्विस्ट और टर्न्स लेके एक लार्ज बेंड फॉर्म करता है, जिसको कि meander कहते हैं. और ड्यू टू continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of meander loop come closer and closer. In the due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. और ये जो कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन होता है मियांडर के साइड्स पर, एट लास्ट जो होता है मियांडर का जो लूप्स होते हैं वो पास आते रहते हैं, और कुछ समय के बाद जो मियांडर के लूप्स होते हैं वो रिवर से अलग हो जाते हैं और एक अपना अलग से कट ऑफ लेक बनाते हैं, अलग एक लेक बनाते हैं, जिसको कि हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं. एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स. दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज. और कभी कभार जो रिवर है वो बैंक्स में ओवरफ्लो हो जाता है, जो कि फ्लडिंग, कई नेबरिंग एरियाज जो हैं उसमें फ्लडिंग को रिजल्ट करते हैं. As it floods, it deposits layer of fine soil and other materials called sediments along its banks. और जब फ्लड आता है तो वो फाइन लेयर ऑफ सॉइल को डिपॉजिट करता है और कई मटेरियल्स को डिपॉजिट करता है, जिसको कि हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं, उसके बैंक्स के पास. This leads to the formation of a flat fertile flood plain. और इसी से एक फ्लैट और fertile flood plain का फॉर्मेशन होता है. The raised banks are called levees.
ये जो रेस्ड बैंक्स होते हैं उनको लीव्स कहते हैं. एज द रिवर अप्रोचेस द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज and the river begins to break up into a number of streams called distributaries, the river becoming so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths form a delta. Work of sea waves. The erosion and deposition of the sea waves gives rise to the coastal landforms. जो इरोजन और डिपोजिशन होता है सी वेव्स का, वो कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनाता है. सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक्स डेवलप. और जो सी वेव्स हैं वो रॉक्स पे कंटिन्यूसली स्ट्राइक करते रहते हैं, जिससे कि हमारे क्रैक्स डेवलप होते हैं. ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर. और धीरे धीरे कुछ समय बाद वो लार्ज बन जाते हैं, वाइडर हो जाते हैं, मतलब चौड़े हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं. दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स. इसलिए हॉलो लाइक केव्स फॉर्म होते हैं रॉक्स पर. दे आर कॉल्ड सी केव्स. इनको हम लोग सी केव्स कहते हैं. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arcs. और जब ये कैविटीज़ बड़ी होते जाते हैं, उनके जो रूफ्स होते हैं सिर्फ वही बचते हैं और इनसे सी आर्क्स बनते हैं. फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. और फिर बाद में जो इरोजन है वो रूफ ब्रेक करता है और सिर्फ वॉल्स ही बचे रहते हैं. These walls like features are called stacks. ये जो wall like features होते हैं इनको stacks कहते हैं. The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. ये जो the steepy rocks जो होते हैं, steep rocky coast होते हैं जो कि vertically sea water के ऊपर राइज कर रहे होते हैं, उनको हम लोग सी क्लिफ कहते हैं. द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस. जो सी वेव्स होते हैं वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते हैं बीचेस के अराउंड जो पास होते हैं, जिससे कि शोर्स बनते हैं. नेक्स्ट इज वर्क ऑफ आइस. ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड the landscape by bulldozing soil and stone to expose the solid rock below. Glaciers जो होते हैं वो आइस के रिवर्स होते हैं जो कि वो भी इरोड होते हैं, which erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. ग्लेशियर जो होते हैं वो डीप हॉलोज बनाते हैं. As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glaciers, such as rocks, big and small, sand and silt, gets deposited. और ये जो materials होते हैं जो कि ग्लेशियर्स से आते हैं, such as जैसे कि big rocks और small रॉक्स, सैंड और सिल्ट, ये सारे डिपॉजिट हो जाते हैं और ये डिपॉजिट जो हैं वो ग्लेशियल मोरेन्स बनाते हैं. वर्क ऑफ विंड. हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट. क्या कभी आप डेजर्ट गए हैं? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स. आपको कुछ सैंड ड्यून्स के पिक्चर कलेक्ट करने हैं. यहाँ पे भी आपको सैंड ड्यून्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं. एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड. जो इरोजन और डिपोजिशन का एक्टिव एजेंट होता है विंड, वो विंड होता है. इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम. डेजर्ट्स में आप देख सकते हैं जो मशरूम शेप्स के रॉक्स होते हैं, जिनको कि हम लोग कॉमनली मशरूम रॉक्स कहते हैं. विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ रॉक मोर देन द अपर पार्ट. विंड जो होता है वो लोअर सेक्शन ऑफ रॉक ज़्यादा इरोड करता है एज कम्पेयर टू द अपर पार्ट. देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप्स.
इसलिए ऐसे जो रॉक्स होते हैं उनका नैरो बेस होता है और वाइड टॉप होते हैं। और उनके वाइडर टॉप्स होते हैं और नैरो बेस होते हैं। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another। और जब विंड ब्लो करती है वो सैंड को एक प्लेस से उठा के अनदर प्लेस पे छोड़ देती है। When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hills। और जब ये ब्लो होना स्टॉप हो जाता है तो जो सैंड होता है वो गिर जाता है और लो हिल्स में डिपॉजिट हो जाता है, लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे स्ट्रक्चर्स हो। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इनको सैंड ड्यून्स कहते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। और जब ग्रेन्स ऑफ सैंड जो होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं और लाइट होते हैं, जो तो विंड जो होता है वो उनको लंबी दूरी तक ले जाती हैं। When such sand is deposited in large areas, it is called Lewis। और जब ऐसे सैंड्स लार्ज एरियाज में डिपॉजिट होते हैं उनको लुइस कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लुइस इज़ फाउंड इन चाइना। और ऐसे जो लुइस होते हैं उनके लार्ज डिपॉजिट्स हम लोगों को चाइना में मिल सकते हैं। तो ये था क्लास 7 का चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ। अगर आपको हमारे ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तब भी हमारे को कमेंट करके हमारे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। थैंक यू।